अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये वर्ड डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखिए, डायफ्रैक्शन कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स को, कि जब कभी भी वेव्स किसी ऑब्स्टिकल से या किसी नैरो ओपनिंग से पास होती है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो स्प्रेडिंग या बेंडिंग है वेव्स की, उसे हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? तो इसकी एग्जांपल में मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि ये डायफ्रैक्शन आपको नजर कैसे आती है। देखो, एग्जाम्पल ये है कि लेट से मेरे पास ना एक है वॉल। यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक वॉल है। अच्छा, और इस वॉल के सामने, ये वॉल है, और इस वॉल के सामने एक बैरियर रखा हुआ। और वो बैरियर कैसा है, तो वो बैरियर भी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो लेट से वो बैरियर ये रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, और ये है इसकी ग्राउंड। ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो अब क्या क्या चीजें हैं? ये है वॉल, ठीक है। ये जो रेड कलर का है ये है बैरियर। अब होता ये है कि जब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखी जाए, ये लाइट की सोर्स है, तो जब इस सोर्स को ऑन किया जाएगा, तो हम जानते हैं कि लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन। अब अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो हम जानते हैं कि लाइट को जाना चाहिए इस तरह से कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और इस वॉल के ऊपर से गुजरे, यानी कि इस बैरियर के ऊपर से गुजरे, और कहाँ तक? इस वॉल को इल्यूमिनेट करे। ये हिस्सा इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, यानी कि ये हिस्सा होना चाहिए लाइट के अंदर। और इसके नीचे का जितना भी एरिया है वो क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। ये हिस्सा क्या होना चाहिए? डार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए। वजह? क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक हो गया ना। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है कि ये अगर बल्ब जल रहा है ना, तो जो लाइट इल्यूमिनेटेड होती है इस पूरी वॉल पर, वो इस तरह से होती है कि लाइट का कुछ रीजन यहां पर भी मौजूद होता है, ठीक है ना। यानी कि लाइट जब इल्यूमिनेट होगी तो चले, ये तो डार्क एरिया है, लेकिन यहां पर भी कुछ हिस्सा जो होगा वो उसका क्या होगा? इल्यूमिनेटेड होगा। और ये रियलिटी के अंदर ऐसे ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर, अब या तो ये बात गलत है कि हमें ये बात बताई गई है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, या फिर कुछ ऐसा मिसिंग है जो हमें नहीं पता। और वही चीज जो हमें मिसिंग है, नहीं पता, वो है डायफ्रैक्शन। वो ये कहती है कि जब कभी भी लाइट किसी एज से पास होगी या किसी ऑब्स्टिकल के पास से पास होगी, तो वो क्या कर जाएगी? वो कर जाएगी स्प्रेड या बैंड। अब यहां पर यही हुआ, यहां पे ये हुआ कि जब ये इस ऑब्स्टिकल के पास पहुंची ना, तो इस ऑब्स्टिकल के पास आने के बाद ये हो गई बैंड। और बैंड होने की वजह से ये जो आपको नीचे तक इल्यूमिनेशन मिली है ना इस वॉल की, ये इस वजह से है क्योंकि यहां पर लाइट ने क्या किया? डायफ्रैक्ट किया, ठीक है। ये किया डायफ्रैक्ट। तो एक तो ये एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल ये है कि लेट से आपके घर को मैं ड्रॉ करता हूं। लेट से ये एक घर है, ठीक है। और सन यहाँ पर मौजूद है पीछे। घर की बैक साइड पे सन मौजूद है। अच्छा, घर का मेन गेट ये है, ठीक है। और बैक साइड से कोई ओपनिंग नहीं है, यानी कि लाइट वहां से नहीं आ सकती, ठीक हो गया। अब सोचें कि ये आपके घर का मेन गेट है, और इस गेट से जब इंटर हो, तो फिर इसके अंदर क्या होते हैं? रूम्स आ जाते हैं। तो लेट से यहाँ से आपका घर स्टार्ट होता है, और इस घर के अंदर एक दरवाजा ये है, एक दरवाजा ये है, यहाँ पर एक खिड़की रखी हुई है, ठीक है ना। वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट से ये आपके पास ओपनिंग्स हैं जहां से क्या हो सकती है? लाइट जा सकती है। अब आप देखते हैं कि जब लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी, तो जैसा कि मैंने कहा कि लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो इस सन से आने वाली लाइट तो यहाँ से जाएगी। तो अगर ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही दिन होता है या सुबह का टाइम होता है, तो सन पीछे से निकलता है, और उसके बावजूद हमारे घर में लाइट इंटर होना शुरू हो जाती है। लाइट जो होती है वो इंटर होना शुरू हो जाती है, जबकि सन तो पीछे है, फ्रंट में तो है ही नहीं।
तो फिर ये कौन सा फिनोमेना जिसकी वजह से ये लाइट इंटर हो रही होती है? ऐसा कुछ नहीं है कि आपके घर के सामने कोई मिरर्स लगे हुए जो सन को रिफ्लेक्ट करके यहाँ तक ले आते हैं। एक्चुअली यहाँ पर अगेन जो प्रोसेस है वो है डायफ्रैक्शन का। और वो कैसे होता है? जाहिर सी बात है कि सनलाइट जब एजेस से पास होती है, लेट से ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, तो इन एजेस से टकराने के बाद ये लाइट क्या करती है? स्प्रेड करती है हर डायरेक्शन में, स्प्रेड करती है, स्प्रेड करती है, ठीक है। और ये तो अभी मैंने घर की बात बताई, और भी जितनी सरफेसेस होंगी उन सरफेसेस से टकरा कर ये क्या करेगी? स्प्रेड। और इस स्प्रेडिंग की वजह से लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है, और इस तरह से क्या होती है कि वो मूव करके इनसाइड द हाउस भी ट्रेवल करती है और चली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपको बेंडिंग या स्प्रेडिंग नजर आ रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको अपने केस में जरा देखें। तो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम में आपको पहली डायग्राम ये नजर आ रही है कि जब वेव्स ट्रेवल करती हैं नैरो स्लिट से, वेव्स इम्पिंजेस ऑन अ नैरो स्लिट। तो क्योंकि स्लिट नैरो है तो क्या होगा? ये जो वेव्स आपके पास हैं, जिनको मैंने आपसे कहा था ये वेव फ्रंट्स कहलाती हैं, क्योंकि इन वेव फ्रंट को या तो आप क्रेस्ट कह लें या फिर ट्रफ कह लें। तो जब ये इंटर होंगी और इस नैरो एज से पास होंगी तो ये क्या करेंगी? बेंड करेंगी। तो यहां पर जो ये आपको बेंडिंग नजर आ रही है इन वेव्स की, इसे हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब अगर यही बात सॉरी मैं इस तरह से कहूं कि वही वेव्स को मैं नैरो स्लिट के बजाय ब्रॉड स्लिट से पास कराऊं, अब क्या होगा? तो देखें, ऐसा नहीं है कि बेंडिंग नहीं हो रही, बेंडिंग अभी भी हो रही है, लेकिन पहले बेंडिंग ज्यादा थी। अब अगर आप देखें तो बेंडिंग सिर्फ और सिर्फ उसके एजेस पर हो रही है, सेंटर से कोई बेंडिंग नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट सिर्फ और सिर्फ एजेस पे टकराने के बाद स्प्रेड करती है। तो अगर वो बैंड या वो स्प्लिट नैरो होगा तो वो आपको एक प्रोमिनेंट बेंडिंग शो होगी, और अगर वो बेंडिंग वो स्लिट जो होगा वो ब्रॉडर होगा तो उसके एजेस पर तो आपको थोड़ी बहुत बेंडिंग नजर आएगी, लेकिन दरमियान में आपको कोई सिग्निफिकेंट बेंडिंग नजर नहीं आएगी। तो ये कंडीशन है कि डायफ्रैक्शन करने के लिए जो आपके पास वेवलेंथ है वो कंपेरेबल होनी चाहिए किसके? ओपनिंग के। लेट्स से मैं कहता हूं, एग्जांपल देता हूं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है 0.2 नैनोमीटर, और जो बैरियर है उसकी स्लिट की साइज भी कितनी है? 0.2 नैनोमीटर। अब अगर क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहां से क्या होगी? स्प्रेडिंग होगी, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि लाइट की वेवलेंथ है 0.2 नैनोमीटर, लेकिन जो स्प्रेडिंग है या स्लिट है, उस स्लिट का साइज जो है वो इस तरह से है कि ये स्लिट है 2 नैनोमीटर का। अब जरा देखें कि जो स्लिट की सेपरेशन है वो इतनी ज्यादा है, जबकि वेवलेंथ क्या शॉर्ट है। तो फिर ये वेवलेंथ जब इसमें से पास होगी तो ये डायफ्रैक्ट नहीं करेगी, और वो डायफ्रैक्शन आप देख सकते हैं कि सिर्फ एजेस पे थोड़ी बहुत आपको नजर आ रही है, जिसको आप इग्नोर कर देते हैं। फिर यही बात हमने डबल स्लिट के अंदर पढ़ी थी कि डबल स्लिट के अंदर हमने क्या लिए थे? दो स्लिट्स लिए थे, स्लिट वन और स्लिट टू। और हमने यही देखा था कि जब वो वेव फ्रंट पास हुई तो उन वेव फ्रंट की वजह से क्या हुआ था कि लाइट क्या कर गई थी? डायफ्रैक्ट कर गई थी, और वो डायफ्रैक्टेड लाइट आगे जाके इंटरफेयर करती थी। तो वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट हमने वहां पे समझा था, ठीक ना। और इसी तरह से वो आगे कहते हैं कि इफ बैरियर इज लॉन्गर देन द वेवलेंथ, कि अगर आपका जो बैरियर है वो लॉन्गर हो किससे? वेवलेंथ से, तो फिर यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लाइट जो होगी वो स्प्रेड करेगी, लेकिन उस स्प्रेड का कहीं ना कहीं फोकस जो होगा वो बन रहा होगा। जैसे हम शेडो कहते हैं कि आपकी जो लाइट के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका क्या होता है? शेडो बन रहा होता है, ठीक है। इस चीज को फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमारा काम यह है कि हम वेव की डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करें, ठीक है ना, शेडो को नहीं। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ डायफ्रैक्शन, देखिए डायफ्रैक्शन तीन तरह से पढ़ी जाती है। एक कहलाती है डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल, डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल, यानी कि अगर आपने किसी मटेरियल या क्रिस्टल लैटिस को अंदर से स्टडी करना है तो उस क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए हम विजिबल लाइट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विजिबल लाइट की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, क्योंकि उसकी क्या है? उसकी एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? एक्सरेज यूज करते हैं, और वो एक्सरेज डायफ्रैक्ट होती है किसमें? क्रिस्टल में। अब इस चीज को जरा देखें, तो डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल के अंदर क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम यूज करते हैं किसको? एक्सरेज को।
और वो एक्सरेज जाके क्रिस्टलाइन मटेरियल से इंटरेक्ट करती हैं। उसकी वजह से जो वेव्स होती हैं वो स्कैटर्ड ऑफ होती हैं एटॉमिक प्लेन से और फॉर्म करती है इंटरफेरेंस पैटर्न। अब यहाँ पर जो एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ होती है एक्सपोनेंट -10 मीटर, जिसे 1 एंगस्ट्रॉन कहता है। और आपको पता है जो इंटर प्लैनेट डिस्टेंसेस होते हैं ना, क्रिस्टल के दो प्लेन के डिस्टेंस, वो भी 1 एंगस्ट्रॉन के करीब होता है। 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब एक्सपोनेंट -10 मीटर। अब क्योंकि एक्सरेज की वेवलेंथ और इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो होता है क्रिस्टल का, वो दोनों क्या होता है, सेम। तो हम इसलिए एक्सरेज को यूज करते हैं क्योंकि एक्सरेज इसमें से डायफ्रैक्ट कर सकता है। अगर हम विजिबल लाइट यूज करेंगे तो वो विजिबल लाइट यहाँ पर डायफ्रैक्ट नहीं करेगी, इसलिए हमें क्रिस्टल के अंदर का मटेरियल नजर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर डायफ्रैक्शन कराते हैं क्रिस्टल में से, ताकि क्रिस्टल के इंटरप्लेनर या फिर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ सके। तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि डायफ्रैक्शन क्रिस्टल में भी होता है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड किया है कि डायफ्रैक्शन क्रिस्टल में भी होती है। फिर डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट, ये चीज हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ ली है, तो यहाँ पर भी इसको मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए जब डायफ्रैक्शन होती है नैरो स्लिट में से, तो ये मैंने सिंगल स्लिट बनाई है, और सिंगल स्लिट का जो पैटर्न होगा वो आपको सामने नजर आ रहा है कि दरमियान में एक ब्राइट फ्रिंज और बाकी सारी डिम डिम है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ सेंटर ही लाइट नजर आती है क्योंकि वहीं पर सारा का सारा क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो सिंगल स्लिट की जो बात है वो यही है कि सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन इज द bending and spreading of light as it passes through a narrow gap, creating a pattern of broad, intense central maximum with alternating dimmer and thinner bright dark fringes on both sides. बाकी आपका पैटर्न उसी तरह होगा, लेकिन उसके जो पैटर्न होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो इतने ज्यादा पतल नहीं चलते। फिर अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए देखें तो वो चीज आपको पहले भी याद है कि हम क्या करते थे, दो स्लिट्स लेते थे और इसके अंदर भी आपको क्या नजर आ रहा है, डायफ्रैक्शन नजर आ रही है। और वो डायफ्रैक्शन में देख लें कि जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल है किसके साथ, स्लिट के साथ। तो स्लिट और वेवलेंथ कंपेरेबल है, तो यहाँ पर क्या होता है, डायफ्रैक्शन होती है और आपको पैटर्न मिलते हैं जो कि हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसको दोबारा हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि हमारा ये पार्ट वहां तक जाने का, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने पार्ट, जो हमारा करिकुलम है वो है डायफ्रैक्शन थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये हमने पढ़ना है, जो कि आपके बुक वालों ने डायरेक्टली ये टॉपिक दे दिया था, ठीक है ना, पीछे की डिटेल नहीं थी। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डायफ्रैक्शन किस तरह से होती है, तो चलें अब जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि किससे बना हुआ होता है, गिलास से या प्लास्टिक से, और उसके अंदर क्लोजली स्पेस पैरेलल स्लिट्स या पैरेलल ओपनिंग्स होती हैं, या इसे ग्रूव्स भी कहते हैं। और वो क्या करता है, ये डिस्पर्स करता है लाइट को इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ थ्रू डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, डायफ्रैक्शन, सबसे पहले डायफ्रैक्शन होगा और आगे जाके क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो आपको ये जो डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कितनी सारी स्लिट्स हैं, और हर एक स्लिट से अगर लाइट पास होगी तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगी, डायफ्रैक्ट करेगी, और वो डायफ्रैक्शन आगे जाके इंटरफेरेंस करेंगे, तो देन हमें क्या मिलेगा, हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। और वो फ्रिंज पैटर्न क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर m की वैल्यूज दी हुई है। सेंट्रल जो फ्रिंज है वो m इज इक्वल्स टू 0, फिर फर्स्ट फ्रिंज m इज इक्वल्स टू 1 पर आती है, फिर सेकंड फ्रिंज m इज इक्वल्स टू 2 पर आती है। और इस चीज को आगे जाकर अभी हम डेरिवेशन के अंदर या मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो ये बात हो गई कि ये एक ऑप्टिकल कंपोनेंट है या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस स्क्रैच की जाती हैं किसी रूलर के जरिए, जो कि मैकेनिकल रूलर होता है। और उस मैकेनिकल रूलर के अंदर क्या होता है, एक डायमंड पॉइंट होता है जो क्या करता है, उसके अंदर लाइंस ड्रॉ कर देता है, और वो लाइंस फिर क्या करती है, जब लाइट पास होती है तो डायफ्रैक्ट करवा देती है। अब यहाँ पर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बाद ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रेटिंग एलिमेंट के बारे में हम ये कहते हैं कि ये डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स और रूलिंग। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू the centers of two consecutive slits or rolling on a diffraction grating, representing the sum of slit width and opaque space with B defined as A plus B. अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपको D नजर आ रहा है ना, ये D,
ये डी एक्चुअली क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक हो गया? अब इस ग्रेटिंग एलिमेंट में से अगर ये वेव्स पास होंगी तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो वेव्स हैं इन्होंने रेस की सूरत में बनाई है। ये रेस सारी आपको ड्रॉइंग में। अच्छा, अब ये रेस जब आगे जाएंगी तो क्या करेगी? ये जाकर इंटरफेरेंस करवाएंगी। इस इंटरफेरेंस में वो कोई एक पॉइंट ले लेता हूं जिस पॉइंट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। लेट से ये पॉइंट है बी। अब इस बी पॉइंट पर अगर सारी वेव्स आ रही हैं और लेट से मैं कहता हूं कि यहां पर वो जाकर इंटरफेयर कर रही हैं और इंटरफेयर इस तरह कर रही है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब यह है कि तमाम वेव्स की कौन सी जो है वो साइड मिलेगी। तो लेट से मैं कहता हूँ पहली वेव का भी इसी तरह से आ रहा है, दूसरी वेव जब पहुंच रही है तो वो भी इसी तरह पहुंच रही है, तीसरी वेव भी इसी तरह पहुंच रही है और चौथी वेव भी इसी तरह पहुंच रही है। जब चारों वेव्स के क्रैश क्रैश, चारों वेव के ट्रफ ट्रफ आकर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या आती है कि ये बात तो चलो आम तौर पर समझ आ जाती है कि इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए आपका जो पाथ डिफरेंस है वो अगर एक लैम्डा के बराबर हो, एक लैम्डा, वन लैम्डा, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन ये बात अगर हम बैक साइड पर वेव्स के डिफरेंस के लिए पढ़ें तो उसे हम किस तरह से देखेंगे, उस चीज को जरा हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर देखें कि डायफ्रेक्शन थ्रू ग्रेटिंग। तो लेट से आपको ये नजर आ रहा है कि यहां से वेव्स चलना शुरू, इन वेव्स का मैं नंबर दे देता हूँ। ये है पहली वेव, ये है दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव, छठी वेव और ये सातवीं वेव। सात वेव, ये सात रेस चलकर जा रही है। इन सात रेस में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है? वो डिस्टेंस कवर कर रहा है सातवीं वेव। जो सेवन नंबर ऑफ रे है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। उसके बाद सिक्स नंबर ऑफ रे, उसके बाद फिफ्थ नंबर ऑफ रे, उसके बाद फोर्थ नंबर ऑफ रे, फिर थ्री, फिर टू और फिर सबसे कम डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है? वन। अब अगर मैं ये देखूं कि वन से लेके सेवन तक अगर इन तमाम वेव्स को इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक इस पे बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। बाइसेक्टर का मतलब एक लाइन है जो इन तमाम वेव्स को क्या कर देगी? इक्वल कर देगी। तो लेट से वो आपके पास जो लाइन है या बाइसेक्टर है वो ये है, ठीक है ना? अब सोचे कि ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। इस लाइन से क्या हुआ? मुझे ये पता चल गया कि इस लाइन से आगे तमाम रेस का डिस्टेंस सेम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ना, ये डिस्टेंस क्या है? ये है पाथ डिफरेंस। ये है पाथ डिफरेंस। ठीक हो गया? अब इस पाथ डिफरेंस में से अगर मैं किसी दो कंसेक्यूटिव रेस के दरमियान डिस्टेंस देखूं तो लेट से अगर मैं वन और टू के दरमियान में देखूं तो देखो ये ट्राइंगल बन जाएगा ना इस तरह का। और इस ट्राइंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो देखिए ये इस तरह बनेगा। ये डिस्टेंस हमारे पास इस तरह आ रहा है। ठीक हो गया? तो ये आपके पास क्या है? ग्रेटिंग एलिमेंट डी। ठीक है ना? ये डी है। अच्छा, और यहां पर आपके पास जो है वो एंगल बन रहा है, ये आपके पास क्या हो गया? डी साइन थीटा। ये क्या कहलाता है? डी साइन थीटा, जो कि पाथ डिफरेंस है। और इसी की हमें क्या होती है? जरूरत होती है। तो हाइपोटेनियस और दूसरी साइड पे क्या है? बेस, क्योंकि यहाँ पर थीटा बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री है। जिस लाइन पर दो एंगल्स बन रहे होते हैं उसे हम बेस कहते हैं और इसे हम किससे शो करते हैं? डी कॉस थीटा से। तो ये हो गया डी कॉस थीटा। ठीक है? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो डी साइन थीटा आपको नजर आ रहा है ये वो पाथ का डिफरेंस है जिसकी वजह से आगे क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये है डी साइन थीटा, जो कि पाथ डिफरेंस है दो वेव्स के दरमियान का, जो कि कहां से गुजर रही है? सिलिट वन से और सिलिट टू से। ठीक हो गया ना? अब क्योंकि वन और टू के दरमियान अभी मैं कह रहा हूं। अच्छा, अब ये डी साइन थीटा, अगर इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एक लैम्डा के बराबर हो तो एक लैम्डा मैं इस लेंथ के अंदर यही ड्रॉ करूंगा ना, एक लैम्डा। ये आपके पास एक लैम्डा, सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो वेव्स वहां पहुंच रही हैं और सारी की सारी जो है वो क्या पहुंच रही है? कंप्लीट लैम्डा पहुंच रहा है। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो पार्ट डिफरेंस है इसकी वजह से वहां पर एक कंप्लीट लैम्डा पहुंच रहा है। तो मैं लिख देता हूँ ये एक कंप्लीट लैम्डा है जो इन दोनों का पाथ डिफरेंस है। किन दोनों का? वन और टू का।
1 और 2 का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। जब दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक हो गया ना। और ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ये किसकी है, ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर इमेज। तो फर्स्ट ऑर्डर इमेज के लिए जो दो वेव्स का डिफरेंस होना चाहिए या दो रेस का डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। अब जरा देखते हैं कि क्या 2 और 3 में भी ऐसा ही है। तो देखिए जब मैं 2 और 3 का ये जो है वो लाइन बनाता हूं, ये आपके पास लाइन है ना 2 और 3 की। तो 2 और 3 के लिए जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो 2 और 3 के लिए लाइन क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक के बजाय 2 लैम्डा होंगे। ये देखें, तो मैं ड्रॉ करता हूं किस तरह से कि अब यहां पर 1 के मुकाबले में जो थर्ड है वो 2 लैम्डा से मिलकर बन रही है इस तरह से। ये देखें, ठीक हो गया। अब ये है 3 वाली, ठीक हो गया। जो 2 वाली है उसके दरमियान में देखा जाए तो क्या है, 1 लैम्डा। ठीक है ना। 2 वाला जो है वो 1 लैम्डा है, 3 वाला 2 लैम्डा। तो मुझे बताएं, अगर 3 में से 2 को माइनस करवाएं, इसका मतलब जो 2 लैम्डा है उनमें से 1 लैम्डा माइनस किया जाए तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा ना। इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान में भी जो डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा है। अब अगली बात, अब अगर मैं 3 और 4 के दरमियान में कहूंगा तो क्या कहूंगा, 3 में कितनी वेव्स है, 2 है। तो जो 4 में कितनी वेव्स होंगी, वो 3 होंगी। फिर दोबारा से मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट। जैसे ये 3 है ना, तो अब 3 के बाद ये अगर मैं किससे शो करूं कि 3 के बाद ये हो गई 2 और ये हो गई 3। ठीक हो गया। अब जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं। 4 में कितनी वेव्स हैं, 3 लैम्डा। 3 में कितनी वेव्स हैं, 2 लैम्डा। 3 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा, लैम्डा। देख रहे हैं आप। इसका मतलब ये हुआ 1 और 2 के दरमियान में भी जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा है, 2 और 3 के दरमियान में भी लैम्डा है, 3 और 4 के दरमियान भी लैम्डा है, और इसी तरह तमाम कंसेक्यूटिव रेस के दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। तभी तो पी पॉइंट पर जब ये तमाम रेस पहुंचती हैं तो इन सब की जो फेस होती है, इन सब की जो पाथ लेंथ होती है वो क्या होती है, 1 लैम्डा के डिफरेंस से। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो अब ये तो मैंने बात कर ली फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब सेकंड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर के लिए फिर ये डिफरेंस क्या होगा, तो फिर मैं लिखूंगा डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, क्योंकि पहले 1 लैम्डा का डिफरेंस आ रहा था। अब अगर सेकंड इमेज पर जाना है तो इसका मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 लैम्डा का होना चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर। सर सेकंड, जी जी। सेकंड ऑर्डर इमेज कौन सा वाला होता है? हाँ, सेकंड ऑर्डर इमेज ये होगा, ये देखें, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। इसके अंदर m इज इक्वल्स टू 0 सेंट्रल है, m इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट इमेज है। अब सेकंड इमेज इसके बाद आएगी, यहां पर ये सेकंड इमेज है। ठीक है, दोनों साइड पर ये सेकंड इमेज है। क्यों, क्योंकि यहां पर m की वैल्यू क्या है, 2 है। यहां पर m की वैल्यू क्या है, 2 है। और ये क्या आपको बता रहा है, ये आपको बता रहा है यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 लैम्डा। यहां पर कितना होगा, लैम्डा। ठीक हो गया ना। और m सेंटर की के अंदर कोई वैल्यू पार्ट डिफरेंस ही नहीं है। m की वैल्यूज पे इमेजेस के वेव्स बनना, इसको ऑर्डर इमेज कहते हैं। और अगर m की जी, वैल्यू 2 और जी सेकंड बिल्कुल। ऑर्डर। हाँ जी, इसे सेकंड ऑर्डर इमेज कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है तमाम रेस का वो कितना आ रहा है, 2 लैम्डा। अब देखिए बात तो ये है कि इंटीग्रल मल्टीपल तो है ना, चाहे 1 लैम्डा हो, चाहे 2 लैम्डा हो, चाहे 3 लैम्डा हो। लैम्डा अगर कंप्लीट है तो जब वो वेव मिलेगी तो क्या क्रैश क्रैश से नहीं मिलेगा, क्या ट्रफ ट्रफ से नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट लैम्डा की बात हो रही है। तो क्या अब हम इस बात को जनरली लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। ठीक हो गया ना। तो ये जो हमारे पास कंडीशन बन गई है, इस कंडीशन को हम यूज करते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए। तो लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम। तो यहां से आप क्या कर लेंगे, लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारा टास्क था कि हमने कोई लाइट सोर्स यूज करके डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए अननोन लाइट की वेवलेंथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।